एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा सोशोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक, मतलब 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक 20 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके जो भी सोशोलॉजी से रिलेटेड अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। थोड़ा सा टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ पे अस्पृश्यता लिखा है बट वो थोड़ा सा हो गया ऐसे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 28। तो इसका जो राइट आंसर है अस्पृश्यता उन्मूलन, ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया था। तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, पोंगल भारत के किस हिस्से में मनाए जाने वाला त्योहार है। ये अभी मनाया गया है कुछ समय पूर्व। ये किस हिस्से में मनाया जाता है। ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण भारत। ये मुख्यतः तमिल लोगों में मनाया जाता है। जो पोंगल पर्व होता है ये मकर संक्रांति में जो सूर्य भगवान को डेडिकेटेड होता है ये त्यौहार, और दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है। कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है, कौन सी संस्था है जो कि कृषक समाज व्यवस्था में नहीं पाई जाती थी। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कौन सी संस्था है जो कि पुराने समय में कृषक समाज में नहीं पाई जाती थी। तो संयुक्त परिवार पाए जाते थे, कुटीर उद्योग धंधे यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे पाए जाते थे, जाति व्यवस्था पाई जाती थी, तृतीयक उद्योग ये उस समय पे विद्यमान नहीं थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। कौन से विद्वान हैं जिनका मानना है कि जो अपराधी होते हैं ये जन्मजात होते हैं। अपराधी व्यवहार सीखा नहीं जाता है बल्कि वो जन्म से पैदा ही होता है अपराधी। तो ये किसने कहा था। तो अपराधी जन्मजात होते हैं ये मानना था लोम्ब्रोसो का। और जो सदरलैंड थे, सदरलैंड ने लोम्ब्रोसो को क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी और कहा कि जो अपराधी व्यवहार है वो सीखा जाता है, संगति से आता है। जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमारा बिहेवियर हो जाएगा। इन्होंने स्वयत्वशन अपराध की भी अवधारणा दी थी सदरलैंड ने। और जो अपराधी जन्मजात हैं ये सिद्धांत है लोम्ब्रोसो का। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किस वर्ष प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रतिपादित की। मतलब प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो किस वर्ष में चार्ल्स कूले ने इसको प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है 1921, 1910, 1909, 1942। तो जो राइट आंसर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बुक है ये किस ईयर में आई थी ये पूछ रहा है सिंपली। तो ये आई थी 1909 में। राइट आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उच्च कोटि का विवाह नहीं माना गया है। मतलब कौन सा विवाह है जो कि उच्च कोटि का नहीं बल्कि निम्न कोटि का माना गया है। ऑप्शन है देव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह। तो अगर आपने ये विवाह वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि देव विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह ये जो 3 प्रकार है ये उच्च माने जाते हैं। लेकिन गंधर्व विवाह के बाद से जो विवाह होते हैं उनको निम्न श्रेणी में गिना जाता है। तो ये जो गंधर्व विवाह है ये निम्न श्रेणी में यहां पर आएगा। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुताह विवाह मुस्लिमों में किस समुदाय में पाया जाता है। जो एक तरीके का अस्थायी विवाह होता है ये किस समुदाय में पाया जाता है, मुस्लिमों के किस समुदाय में। ऑप्शन है अशरफ मुसलमान, सुन्नी या सिया दोनों में, या फिर सिया मुसलमान। तो ये अधिकतर सिया मुसलमानों में पाया जाता है। डी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की प्रमुख समस्या है।
नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या है, कौन सी है? ऑप्शन है भीड़भाड़ और निर्व्यक्तीकरण, पानी आपूर्ति एवं जल निकास, आवास और गंदी बस्ती, या फिर ये सभी। तो कौन सी एक मेन प्रॉब्लम है नगरीकरण की? ये सभी है। जब नगरों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और वहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1956, 1971, 1972, 1968। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये किस वर्ष में आया था, आपको ये बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1971। 1971 में ये एक्ट आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है? अभी हमने इसको सॉल्व किया था, उसी से संबंधित है। 17वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से, पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से, अनुसूचित जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से, या फिर समान रूप से स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता है क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है 17वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, व्यक्ति को सन्यासी बनाना, या व्यक्ति को सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। ऑप्शंस को एक बार फिर से देखिए। तो जो हिंदू आश्रम व्यवस्था थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पुरुषार्थ हैं उनकी सही तरीके से पूर्ति हो सके विभिन्न आश्रमों में रहते हुए। तो व्यक्ति को पुरुषार्थ की जो व्यवस्था है उसका सही तरीके से पूर्ति हो सके, उसके योग्य बनाना, ये था हिंदू व्यवस्था का जो आश्रम व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है हमारे भारत में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व क्या है? ऑप्शन है परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयां, या उपरोक्त सभी। और जो इसका राइट आंसर है हमारे भारत में जो महिला उद्यमिता है तो इसके मार्ग में बाधक तत्व यानी कौन से तत्व हैं जो बाधा बन रहे हैं? तो जो बाधा बन रहे हैं वो ये सभी हैं, चाहे वो पुरुषों का ज़्यादा हस्तक्षेप हो ये भी बाधा बन रहा है, वो महिला उद्यमिता यानी जो महिलाएं व्यापारी बनती हैं उनके क्षेत्र में। परंपरागत मूल्य भी उनको बाधक बन रहे हैं कि वो अपना कुछ व्यवसाय ना कर पा रही हैं। वित्तीय कठिनाइयां भी कि उनको प्रॉपर तरीके से उनके पास मनी नहीं है। तो ये सारी चीजें उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन और कर्मों से है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गई है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर है क्रियमाण, क्रियमाण, और यहाँ पर है प्रारब्ध। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्रियमाण, यहाँ पर है प्रारब्ध, और ऊपर है संचित, और फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्म वर्तमान जीवन से संबंधित होते हैं उनको हम कहते हैं क्रियमाण, और ऐसे कर्म जिनका फल मिलना हमें शुरू हो गया है वो कहलाते हैं प्रारब्ध, और जो हम अभी कर रहे हैं वो बाद में जिनका परिणाम हमें मिलेगा तो वो संचित कर्म में। तो जिनका फल जो हमारे वर्तमान से संबंधित है वो है क्रियमाण, जो कि अभी चल रहे हैं। क्रियमाण यानी वर्तमान जीवन से संबंधित है जो कि अभी चल रहे हैं। ठीक है, और ये भविष्य से, और ये प्रारब्ध हमारा पास्ट से कि हमने पास्ट में कोई कर्म किया था और उसका फल मिलना हमें अभी प्रारंभ हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियमाण। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1933 में। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? मध्यवर्ती या मध्य अभिसीमा सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, और इसका राइट आंसर है मर्टन। मर्टन ने मध्य अभिसीमा सिद्धांत दिया था और कहा था कि समाजशास्त्र अभी इतना सक्षम नहीं है कि उसमें वृहद सिद्धांतों का निर्माण हो सके। तो जब तक वो चीज़ नहीं आ जाती समाजशास्त्र में तब तक हमें मध्य अभिसीमा सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसका मानना था? तो धर्म जनता के लिए अफीम है ये मानना था
कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो धर्म है, धर्म के आधार पर ही व्यक्ति को भ्रमित किया जाता है, उसको सही से उसके अंदर चेतना नहीं आने दी जाती, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो, वो क्रांति ना कर दे, या फिर वो अपना जो उसकी जो कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए सोचे ना। तो धर्म के द्वारा उसको भ्रमित किया जाता है, एक तरीके से जैसे अफीम दी जाती है, व्यक्ति भ्रमित रहता है, वैसे धर्म के द्वारा उसको भ्रमित किया जाता है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, या फिर तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है कि ऐसा हो। तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बना? ये उसी से संबंधित है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन इसमें एक्ट पूछा गया है। 1952, 1951, 1955 या 1953, और इसका राइट आंसर है 1955। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की बात किसने की है? बहुत अच्छे से पता होगा इसका राइट आंसर है एमाइल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया है? प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य किसने बताए हैं? मर्टन ने बताए हैं। प्रकट और अप्रकट प्रकार्य आर.के. मर्टन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। और जो स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत था, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डेविस। और यहाँ पे अगर डेविस और मूरे होता तो वो भी राइट, क्योंकि दोनों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया था कि स्तरीकरण जो है ये समाज की आवश्यकता है, ये चीज़ इन्होंने बोली थी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।